आप सभी दोस्तों को आपके इस दोस्त ओम सिंह राणा का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे को आपके सामने तथ्यात्मक रूप में और विश्लेषण के साथ रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वह बहुत ही साधारण और जाना पहचाना मुद्दा है। लेकिन कुछ वजह से मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और वैसे भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित कामों में लगी है, चाहे वो हमारे किसान हों, मजदूर हों। तो उन लोगों का जो जीवन स्तर है आज भी इंतजार कर रहा है सुधरने की, कि उनके लिए कुछ इतना अच्छा हो कि ग्रामीण जो स्तर है उसमें सुधार आए। समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकारें कुछ कार्य जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, वो एक अलग मुद्दा है कि उन योजनाओं का धरातल पर कितने प्रतिशत सदुपयोग होता है। जब मैं धरातल पर सदुपयोग होने की बात करता हूं, तो मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं कि जो पुराना समय था, कौन सा समय, आधार से पहले वाला समय। तब तो लूट खसोट की कोई सीमा नहीं थी, आप सभी जानते हैं। उस टाइम पर भारत सरकार या राज्य सरकारों से जो पैसा आता था नीचे के तबके के लिए, चाहे वो हमारे किसान बंधु हों या दूसरे काम में लगे हुए लोग हों, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वगैरह वगैरह, तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कमीशन खोरी और दलाली में चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ, और यहाँ मैं बल्कि ये कहते हुए पीछे नहीं देखना चाहता कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको सेंटर में चल रही जो आधार की स्कीम थी उसके बारे में फुल प्रूफ जानकारियां नहीं थी, और उन जानकारियों की कमी की वजह से कुछ मौके ऐसे भी आए कि उन्होंने इस जो योजना थी, आधार की योजना, उसके ऊपर कुछ सवाल भी उठाए थे। लेकिन जब उनका भाग्य ने साथ दिया, और मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान का भी भाग्य ने साथ दिया, कि एक योग्य व्यक्ति को केंद्र में प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। और उसके बाद हमारे जो नंदन नीलकणी साहब हैं, जो इन्फोसिस के जाने पहचाने चेहरे हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस का राज था 2014 से पहले, तो हमारे जो नंदन नीलकणी व्यक्ति हैं इन्फोसिस के, उनको मनमोहन सरकार ने इनवाइट किया और उनको कहा कि हमें एक ऐसा आधार कार्ड का एक सिस्टम चाहिए जिसके बलबूते हम सारी स्कीमें और जो गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होता है उसको सही तरीके से नीचे तक ले जाने में समर्थ हो। तो ये एक अलग बात है कि इसी स्कीम का जब ये शुरू हुई, तो भारत सरकार के ही दो विभागों में आपस में तालमेल ना होने की वजह से विरोध भी हुआ था कांग्रेस के टाइम पर। लेकिन मैं पिछली बातों में ना जाकर मैं आगे की बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने नंदन नीलकणी साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी। और ये प्रेजेंटेशन मैं इसलिए कहूँगा, भले ही वो कांग्रेस के टाइम पर उनको नंदन नीलकणी साहब को एक राज्य मंत्री का एक दर्जा भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे बारे में मनमोहन सिंह का एक ठप्पा लगा है मेरे मेरे ऊपर के उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। देश हित के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, और जो प्रेजेंटेशन दिया उस प्रेजेंटेशन में आधार कार्ड के बारे में विस्तृत चर्चा हुई, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने ये कन्विंस किया कि हमारे देश में जो कल्याणकारी योजनाएं चलते हैं, अगर उन कल्याणकारी योजनाओं में जो पैसा हम खर्च करते हैं नीचे के धरातल तक वो नहीं पहुंच पाता, अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें जिससे जितना सरकार ऊपर से पैसा भेजे वो डायरेक्टली बिना किसी कमीशन और दलाली के, बिना किसी कमीशन खोरी के सीधे वो लाभ जो लाभार्थी है उसके खाते में चला जाए, तो ऐसा एक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। और उस दिशा में आधार एक बहुत मजबूत चीज साबित हो सकती है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो प्रेजेंटेशन दिया गया, उनके सामने वो चीज़ें, उसकी अच्छाइयाँ रखी गई, तो नरेंद्र मोदी जी में एक गुण हम सब ने देखा कि अडॉप्टेबिलिटी, मतलब वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं और ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भले ही राजस्थान, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भले ही उन्होंने किसी कारणों के चलते इसका विरोध किया था,
और कहा था कि ये शायद सही नहीं होगा, लेकिन जब वो केंद्र में आए और उनको इस आधार सिस्टम की पूरी जानकारी दी गई, पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया और उसके बाद जब उसकी अच्छी बातों का उनको पता चला तो उन्होंने बड़े खुश होकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ठान ली। और दोस्तों, ये एक इतिहास बन गया है कि जब नंदन नीलकणी के जी के द्वारा जो एक उनकी टीम के द्वारा एक काम शुरू किया गया था आधार का, उस आधार के बनने और उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद भारत सरकार ही नहीं, राज्य की विभिन्न सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन सबको ये आधार कार्ड बहुत ही उपयोगी लगा और ये सिद्ध हुआ है। क्योंकि जो केंद्र या राज्य सरकार से जो लाभार्थी के लिए पैसा आता था वो अब डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिसको हम डीबीटी भी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी है, वो कई क्षेत्रों में लागू की गई। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जो उज्ज्वला या दूसरी, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं कि जो गैस उपभोक्ता हैं भारत सरकार के, उनको जो छूट मिलती है, जो उनको सब्सिडी मिलती है, तो अभी आधार के आने के बाद उसमें एक बहुत अच्छा एक सुधार आया है। वो सुधार मैं इसलिए बोलूँगा कि पहले वो छूट या वो उस जो सरकारी पैसा था वो गलत हाथों में जाता था और उसका एक मिसयूज होता था, दुरुपयोग होता था। लेकिन अभी क्या है, हर एक इंसान के गैस खाते में गैस कंज्यूमर नंबर जो है उसके साथ उसका आधार कार्ड जोड़ दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसके पूरी दुनिया में एक इंसान के अंगूठे, अंगुलियां और आंखों की पुतलियों के निशान दूसरे किसी इंसान से नहीं मिलते। और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, इस बायोमेट्रिक सिस्टम का फायदा उठाते हुए आधार को इतना मजबूत बनाया गया कि आज अगर एक इंसान का आधार कार्ड नंबर किसी उसके अकाउंट में एक लागू हो गया, अंकित हो गया, रजिस्टर हो गया, तो उसके बाद सिर्फ उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, उसका फायदा कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसका दूसरा फायदा ये भी हुआ कि एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है, जो वास्तव में जिंदा इंसान है, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि मरे हुए इंसान की तो उंगलियों के निशान अलग नहीं होंगे ना। तो आधार कार्ड का जो सही उपयोग हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आधार कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसके पैसे में जो बंदर बाट होती थी, जो कमीशन का खेल होता था, दलाली तो होती थी, उसमें बहुत बड़े स्तर पर कमी आई है। हम लोगों ने एक न्यूज़ देखी थी कि जब उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी जो आधार कार्ड इम्प्लीमेंटेशन से पहले बहुत सारी छात्रवृत्ति ले रही थी, यानी कि उसमें फर्जी स्टूडेंट्स को दिखा दिखाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अल्पसंख्यकों के नाम पर काफ़ी बड़ा पैसा लिया जाता रहा था, जिसमें फर्जी नाम थे स्टूडेंट्स के। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार को इम्प्लीमेंट किया, तो आधार इम्प्लीमेंट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आपको ताज्जुब होगा कि यूसी यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार से कहा कि मेरे पास कोई भी डीबीटी के लिए स्टूडेंट नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, उसी यूनिवर्सिटी ने जिसके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे पिछले सत्र में जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे और उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, भारत सरकार उनको पैसा देती थी। तो आप देखिए कि अचानक से जब आधार कार्ड इंप्लीमेंट हुआ तो एक भी व्यक्ति को उस यूनिवर्सिटी ने एलिजिबल नहीं माना और सरकार को मना कर दिया कि हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम ये वजीफा दें। तो इस खेल का सबसे बड़ा जो आधार था वो यही था कि पहले झूठे नामों के जरिए न सिर्फ छात्रवृत्तियां बल्कि जो दूसरी सुविधाएं थी, चाहे वो कोटेदार के द्वारा झूठे राशन कार्ड बनना वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आधार इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो एक्चुअल लाभार्थी है, जिसको उस लाभ का अधिकार है, सिर्फ उसको ही उसका अधिकार मिलेगा और वो डायरेक्ट मिलेगा विदाउट एनी कमीशन खोरी, कोई बीच में दलाली नहीं होगी। तो ये है तकनीक का सही इस्तेमाल, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ लागू किया। अड़चने भी आई, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर यह लागू किया गया। बहुत सारे फायदे हैं, एक एक गिनाने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं जिस बात को आपके सामने रख रहा हूं वो किसानों से संबंधित है। किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए राजनीति हावी रहती है पार्टियों के भीतर, लेकिन अगर सच में उनका भला करना है
तो उसके लिए एक ठोस नीति बनानी होगी और उसके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जीक्यूशन है वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। आज खासकर जो मैं आपके सामने आया हूं वो मुद्दा यह है कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए सभी बैंकों के लिए ये दिशा निर्देश इशू कराए गए हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वह हमारे जो किसान के लिए बहुत बड़ा राहत का काम कर सकता है। तो जितने हमारे बैंक हैं उन सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, कृषि संबंधित, चाहे वो खेती हो प्लस खेती से जुड़े हुए दूसरी चीज़ें हों, उन सबको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है, प्राथमिकता वाले वर्ग में रखा गया है। और ये कहा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर में सस्ता लोन जारी होना चाहिए ताकि किसानों की जो दिशा और दशा दोनों में सुधार हो सके। दोस्तों, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अगर किसी भी अच्छे काम को शुरू तो कर दिया जाए लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां रह जाएं, अड़चने रह जाएं या फिर इतना जटिलता रह जाए कि उसका ठीक तरीके से कार्यान्वयन ना हो, एग्जीक्यूशन ना हो या दूसरी व्यावहारिक दिक्कतें आएँ, तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। यहाँ मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ किसानों के बारे में, वो है किसानों को सस्ती दरों पर लोन देने की, कर्ज देने की, जो कि सहकारी समितियों और बैंकों के द्वारा दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी राज्य सरकारें मिलकर किसानों के हित के लिए एक योजना जो बनाई है उसके में ये कहा गया है कि आप अगर 3 लाख तक का लोन लेंगे तो आपको 7% की ब्याज दर से जो लोन मिलेगा, अगर आपने 3 लाख तक का पैसा लिया लेकिन 1 साल के अंदर वो वापस कर दिया, समय पर वापस कर दिया, तो आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी, छूट आएगी। इसका मतलब ये होगा कि 3 लाख रुपए किसी ने 1 जनवरी को लोन लिया तो अगले साल की 31 दिसंबर तक अगर उसने वो 3 लाख प्लस 7% का ब्याज लगाकर वो पैसा वापस बैंक को कर दिया तो बैंक मानेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगी कि इस किसान ने अपना कर्ज जो था समय पर वापस कर दिया और वो अधिकारी है वो 3% की सब्सिडी का। तो अल्टीमेटली वो 3% की सब्सिडी उसके खाते में वापस आएगी और ये भी आधार का कमाल है। कुछ टाइम के बाद बैंक अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से वो जो 3% जो सब्सिडी है उसके किसान के खाते में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली उसको 4% देना होता है। सुनने में अच्छा लगता है, व्यावहारिकता के हिसाब से कुछ कमियां हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये जो सुविधा है ये सिर्फ 3 लाख तक के लोन के लिए है और भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास से और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में इस स्कीम को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। प्राथमिकता के आधार पर सरकारों ने इसको रखा है। बैंक प्राथमिकता के आधार पर लोन देते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सुविधा सिर्फ 3 लाख तक के लोन के लिए है। अगर आपने 3 लाख से ज़्यादा का लोन लिया तो ये सुविधा जो सब्सिडी वाली है वो नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा ब्याज देना होगा। चलो, कम ब्याज या ज़्यादा ब्याज वाली बात को मैं एक तरफ रखता हूँ। अभी मैं जो तुलनात्मक अध्ययन की बात करता हूँ मैं वो ये है कि जब एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसको 2,90,000 का या 3 लाख का एक किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के चलते, तो बैंक आगे करता क्या है? बैंक किसान की जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर उसकी सारी की सारी जमीन अपने पास बंधक बना लेता है। इसका मतलब ये हो गया, उदाहरण के तौर पर अगर सपोज एक किसान के पास 30 बीघा जमीन है तो 30 बीघा जमीन के ऊपर जो वो लोन देगा, मान लिया उसको 3 लाख रुपया लोन दिया, तो 3 लाख लोन के लिए वो उसकी 30 बीघे जमीन जिसकी कीमत आप लगा सकते हैं करीब 90 लाख रुपए होगी, तो उसकी 90 लाख रुपए की जमीन या 80 लाख रुपए की जमीन अपने यहां गिरवी रखेगा बैंक, तब उसको 3 लाख या 4 लाख रुपए लोन देगा। साथ ही साथ आपको विटनेस भी चाहिए, गारंटर के तौर पर भी जोड़ दिया जाता है, साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है वगैरह वगैरह। तो जो मेन मुद्दा है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक किसान जिसको हम बेचारे को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उस किसान को अगर 3 लाख का लोन दे रही है सरकार के बैंक, तो वो बैंक उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रखवाता है, साथ ही विटनेस और ये वो सब गारंटर वारंटर ये सब फॉर्मेलिटी करता है। अगर उसने टाइम पर दे दिया पैसा वापिस 1 साल में तो ठीक है, अदरवाइज उसको पूरा 7% पे ब्याज पे पैसा लगेगा, उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये थी किसान की बात।
अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहरी लोग हैं, जो जेंटलमैन हैं, यहाँ जेंटलमैन वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा किसान है बेचारा धोती कुर्ते में अपना काम करता है, जब कहीं बाहर जाएगा भी तो सड़कों पर भी होगा, उसको आपने पहचान देखी कि हमारा जो किसान है, ज़्यादातर किसान आज भी धोती कुर्ता और मटमैले कपड़े कई बार अपने खेतों से निकल कर आएगा, बेचारे को काम होगा, शहर में जाना होगा, कस्बे में जाना होगा, तो मेरे कहने का मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में वो सोचता है बेचारा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता और सादा जीवन उच्च विचार पर विचार मतलब अपना भरोसा रखता है। तो ऐसे आदमी को हम उस इज्जत की दृष्टि से शहरी लोग नहीं देख पाते। उसके मैले कुचैले अगर कपड़े दिखाई दे गए तो हमें वो तुच्छ दिखाई देता है। ये हमारी गंदी सोच है, लेकिन ये है, मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ, आप भी अपने अंदर झाँक कर देखिए। और आप अगर अच्छे हैं भी तो भी अपने आसपास देखिए कि जो बेचारा मजदूर किसान है उसको मटमैले कपड़े या सिंपल कपड़ों की वजह से हम उतना उच्च दर्जे का नहीं मानते, चाहे उसके विचार कितने भी उच्च क्यों ना हो। ये हो गया किसान की बात। अब मैं बोलता हूँ जेंटलमैन, जिनको हम बोलते हैं जी फॉर जेंटलमैन। यानी कि जब हम वर्णमाला पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर सो एंड सो, सी फॉर सो एंड सो, डी फॉर सो एंड सो, तो जब जेंटलमैन बोलते थे ना हम, तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो जेंटलमैन का मतलब समझते थे जब उस तस्वीर में उनको एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति जो साफ सुथरा चेहरा और दाढ़ी बनी हुई और बाल ऊपर को बहाए हुए एक जेंटलमैन दिखाई देता था। तो लोग जो थे, उनके जो बच्चे थे बेचारे, वो सोचते होंगे यार मेरा बाप जिसके कपड़े सलवट वाले होते हैं, चप्पल होती है पैरों में या जूती होती है, वो जेंटलमैन नहीं है। एक्चुअल जेंटलमैन तो ये व्यक्ति है जो पीछे सूट बूट में खड़ा है, इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है वर्णमाला के, और उसको लगता था कि ये जेंटलमैन है। अब ये जो शहरी जेंटलमैन है जो सूट बूट पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उस व्यक्ति के बारे में और एक गांव के किसान के बारे में हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक्स हैं, उनके रवैये में कितना बदलाव है, मैं उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, बिग बाज़ार। चूँकि मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक में करीब 30 साल सर्विस करने के बाद मैं मेरठ जैसे एक नॉर्मल सिटी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ भी जो शहरी सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर एक बिग बाज़ार है। जब मैं बिग बाज़ार में कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ गया तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉल लगा था और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने हाथ में कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कस्टमर से बात करने के में जुटे हुए थे। जो भी कस्टमर आता था वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते थे। तो इसी श्रृंखला में एक सूटेड बूटेड लड़का मेरे पास भी आया। उसने मुझे विश किया, गुड इवनिंग सर बोल के। उसके बाद उसने अपनी बात रखी। उसने कहा कि सर आप क्या करते हैं। मैंने उसको बोला कि भाई मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो उसने कहा कि आपको पेंशन भी आती है और सर आप शहर में भी रहते हैं, तो हम आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं। बोला क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बताते हैं आपको। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं जानता था, जानता हूँ और काफ़ी अच्छा जानता हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता था उसके मुंह से कि वो क्या बोलता है। उसने मुझे समझाया और वो सही भी उसने बताया काफ़ी हद तक। उसका ये कहना था कि अगर हम आपको क्रेडिट कार्ड दे दें तो आपके पास एक लिमिट अवेलेबल रहेगी, जितनी लिमिट का हम क्रेडिट कार्ड आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अभी अपना पैन कार्ड बता दें, पैन कार्ड नंबर बता दें, तो अभी 2 मिनट में मैं आपको ये एश्योरेंस दे दूंगा कि हम आपको कितने लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देंगे। और उसके बाद उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल जब हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, उदाहरण के तौर पर एक फिक्स डेट आपकी रहेगी कि हर महीने की उस फिक्स डेट को ही आपका बिल बनेगा कंप्यूटर से, और उस डेट से पहले एक महीने के सभी के आसपास में जो भी आपने सामान खरीदा है उसका बिल आपका एक फिक्स डेट में बनेगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये बताया कि अगर आप
ने कुछ भी परचेज किया, हर महीने की 1 जुलाई को आपका बिल बनेगा, मतलब 1 जुलाई नहीं, हर महीने की 1 तारीख को। तो उदाहरण के तौर पर अगर 1 मई को मेरा बिल बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मई से पहले जो भी मैंने सामान खरीदे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, वो मुझे अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ा। सिर्फ जितना भी मैंने परचेज की है लिमिट के अंदर, वो 1 तारीख को उन सब का बिल बन जाएगा। और बिल बनने के बाद वो मेरी ईमेल के ऊपर भी आएगा, मेरे मोबाइल पर उसका एसएमएस भी आएगा, और उसमें मुझे करीब 20 दिन दिए जाएंगे और भी कि आप 20 दिन के आसपास में पेमेंट कर दीजिए। तो इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि अगर एक उदाहरण के तौर पर 1 मई को मेरा बिल बना, तो 1 मई को जो बिल बना उसमें मान लिया 10,000 रुपये का बिल बना कि आपने पिछले महीने 10,000 रुपये तक का सामान खरीदा बैंक के क्रेडिट कार्ड से, जिसमें आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया था। तो बैंक ये बोलता है कि आपको हम ये क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और 1 तारीख को जो बिल बनाया हमने, इसमें और भी आपको 20 दिन की छूट देते हैं, आप अगले 20 दिन में कभी भी पेमेंट कर देना। तो आपने पिछले 1.5 महीने में या 1.5 महीने के आसपास जो भी सामान खरीदा है उसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना है। आपने जितने का सामान खरीदा था उतना ही पैसा आपको जमा करना है, चेक के जरिए या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए। तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई, प्रोसीजर तो मैं जानता था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जिद किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी एक क्रेडिट कार्ड था। फिर भी उनके काफ़ी जिद करने से उन्होंने सिंपली बोला कि सर हमें 250 रुपया एक आदमी को मिलता है अगर हम किसी एक आदमी को कन्विंस कर पाए और उसको क्रेडिट कार्ड हम इशू करा पाए। तो आपका तो कुछ नहीं जाता, आप यूज़ नहीं करोगे तो अपने को रखे रहना, और आपका हम 1 रुपया खर्च भी नहीं करवा रहे हैं, फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको ऑफर भी आएंगे, कुछ शॉपिंग ऑफर आएंगे, इसमें डिस्काउंट होगा 10% FBB का। इसका मतलब ये होगा बिग बाजार से जब भी आप कुछ परचेज करेंगे कपड़े वगैरह, तो अगर आपका 100 रुपये का बिल बना है तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 90 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये वहाँ भी छूट होगा, 10% डिस्काउंट। अरे ये वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच भी है कि 10% का डिस्काउंट है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी काफ़ी जिद करने के बाद मैं, और मेरा तो कोई नुकसान था नहीं, मैंने सोचा चलो इस बच्चे का 250 रुपया बनेगा तो ठीक है, मैं एग्री हो गया। और वहीं पे उसने मेरा फॉर्म भरा और वो प्रोसेस उसने आगे लागू किया। और उसने जब पैन कार्ड नंबर डाला मेरा, तो चूँकि मेरा रिकॉर्ड सही था, सिविल स्कोर चेक होता है, तो उसने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू करा सकता हूँ, ये आपकी लिमिट ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड है। तो आप देखिए यहाँ मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, बट मैं आपके साथ डिस्क्लोज क्यों कर रहा हूँ, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप यकीन कीजिए कि अगले लगभग 10-12 दिन में मेरे घर पर एक प्रॉपर एक कोरियर आया, और उसमें मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मैं रिपीट करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में तो सभी बैंक हैं, लेकिन बहुत बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे 5 लाख रुपए का एक क्रेडिट कार्ड इशू किया, और इस क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे बेनिफिट दिए, 10% डिस्काउंट भी दिया। और वो सच है, 10% डिस्काउंट मिलता था जब मैं कोई सामान खरीदता था। तो मैं आपके सामने एक तुलनात्मक अध्ययन रखना चाहता हूं कि दोस्तों कि एक किसान क्रेडिट कार्ड है जो केसीसी, उस किसान को 3 लाख का क्रेडिट कार्ड देने के लिए उसका 30 बीघा जमीन, जो 80, 90, 70, 50 लाख की जमीन उसकी गिरवी रखता है बैंक, और तब उसको क्रेडिट कार्ड देता है। और वो फ्री नहीं देता, उसके ऊपर उसको ब्याज भी देना होता है, प्लस बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, उसके रिवेन्यू स्टैंप लगते हैं, पेपर बनते हैं, प्रोसेसिंग फीस होता है, डॉक्यूमेंटेशन फीस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको देना पड़ता है किसान को। फाइल बनती है, और सच्चाई ये भी है दोस्तों कि फाइल बनती है और फाइल अप्रूव कराने के लिए भी उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं इस बात के लिए, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई छिप नहीं सकती, ये सच है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए भी किसान को धक्के खाने पड़ते हैं, और अंडर द टेबल और वो सारी चीज़ें चलती हैं। भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है हिंदुस्तान से, और नहीं होने के इतना जल्दी चांस लगते, क्योंकि हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से अपनी बात पर वापस आता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए किसान को अंडर द टेबल भी खर्च करना होता है, फाइल अप्रूव कराने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प लगानी पड़ती है, विटनेस लाने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह।
और उसके बाद उसको ब्याज के साथ पैसा दिया जाता है। 1 साल के लिए अगर उसने टाइम पर दे दिया तो कुछ छूट है भी, नहीं तो उसका जो ज़मीन है वो गिरवी है बैंक के पास। तो 3 लाख के लिए उसका 30, 40, 50, 60 लाख, 70 लाख तक की ज़मीन उसकी गिरवी रख लेता है बैंक। दूसरी तरफ मैं अपनी बात करता हूँ, फिर से अपनी बात पर आता हूँ कि मेरा सिर्फ सिबिल स्कोर देखकर, मेरे पैन कार्ड के बेसिस पर, विदाउट आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट, बिना किसी दूसरे पेपर की जरूरत समझे, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे से फॉर्म भरवाया और मेरे घर पर 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट का एक एटीएम के रूप में क्रेडिट कार्ड आया। और आपको दोस्तों मैं बता दूं, ये कोई फेंकी हुई चीज़ नहीं है कि मैं ऐसी फेंक रहा हूं। वैसे भी मेरे मतलब जब मैं यूट्यूबर हूं और आपके सामने आया हूं तो सत्य आधारित बातें मुझे करनी चाहिए, तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। दोस्त, मैं उस 5 लाख के क्रेडिट कार्ड के साथ बिग बाज़ार गया, मैंने परचेज किए कपड़े, और आप भरोसा रखें जो मैं बोल रहा हूं कि 10% का डिस्काउंट मुझे मिला, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एफबीबी के कोऑर्डिनेशन से बनाया गया है। जो एफबीबी जो है सुपरमार्केट जिसमें कपड़े वगैरह का एक कंपनी है। तो आप देखिए, मैंने उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये के कपड़े खरीदे तो उसके लिए मुझे 100 रुपया कम देना पड़ा। 10% की वो छूट मुझे वहीं पर दे दी ऑन द स्पॉट। तो सीधी सी बात है, इंस्टेड ऑफ पेइंग 1,000 रुपीज़ आई हैव ओनली पेड 900 रुपीज़। एट द सेम टाइम मुझे डिस्काउंट मिल गया। दूसरी तरफ मैंने 1 तारीख को बिल बन गया था, तो मैंने 2 तारीख को अगले ही दिन ये परचेज किया और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख थी। तो इसका सिंपल सी बात है कि जब उसका बिल आया, मान लिया मैंने 10,000 रुपये के कपड़े खरीदे थे, तो 10,000 के लिए मुझे सिर्फ 9,000 देने पड़े, क्योंकि 1,000 रुपये की तो छूट होगी 10,000 पे 10%। उसके बाद अगले महीने की 1 तारीख को मेरा बिल बना, तो उसके बाद भी मुझे 20 दिन और दिए गए कि आप 20 तारीख को पेमेंट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि 30 और 20, 50 दिन एक जेंटलमैन, किसान नहीं, एक जेंटलमैन जो शहर में रहता है, जिसका आपने कुछ गिरवी नहीं रखा, जिसका आपने कोई कलेक्ट्रल सिक्योरिटी नहीं रखी, आपने उसका घर नहीं देखा, आपने उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की, उसको आपने 5 लाख रुपए का वो क्रेडिट कार्ड दिया जिसके बेसिस पर वो जाकर 5 लाख रुपए का सामान खरीद सकता है। और उसके बाद अगर कोई गलत तत्व है, कोई फ्रॉड है, तो 5 लाख रुपए का सामान खरीद कर वो पैसा नहीं देगा बैंक का। तो बैंक क्या करेगा? क्योंकि बैंक ने तो मेरे घर का इंक्वायरी तक नहीं किया, मेरे कोई चीज़ें मेरी अपने पास गिरवी नहीं रखी, ओनली सिबिल स्कोर चेक करके ऑनलाइन पैन कार्ड के थ्रू, जिसमें मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो अच्छा था, उन्होंने क्रेडिट स्कोर देखा और मुझे 5 लाख रुपए का एक गिफ्ट के तौर पर एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, बिना कुछ एनुअल चार्ज के, बिना कोई पैसा मेरे से प्रोसेसिंग फीस लिए, बिल्कुल फ्री। इसका मतलब हुआ कि मैं हर महीने की अगर 2 तारीख को 5 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, और अगले महीने की 20 तारीख यानी 50 दिन के फ्री उधार पर, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो मैं वो पैसा बैंक को अगर वापस कर देता हूँ तो बैंक मेरे से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। वो एक अलग मामला है कि अगर कोई पेमेंट टाइम पर नहीं करेगा तो उसके ऊपर 3% से लगाकर 4% महीना का ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ फिर मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो गांव के लोग हैं, किसान व्यक्ति हैं या बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, सभी किसान गरीब नहीं हैं दोस्तों, यहाँ मेरा ये भी सबमिशन है, किसान सभी गरीब नहीं है। आज गांव वो गांव नहीं है कि जिसमें 100% आप बोल सकते हैं। बहुत सारे किसान हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनका रहन सहन का स्तर अच्छा है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स है, जो किसान, ज़्यादातर किसान हैं, वो आज भी गरीब हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों के 5 लाख रुपए का मुझे बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया जिसका मैं इस्तेमाल करूँ मान लिया, और 5 लाख को टाइम पर वापस ना भी करूँ
तो बैंक सिर्फ मेरे पास पहले वैसे इंक्वायरी भेजेगा, चिट्ठी लिखेगा, टेलीफोन करेगा, फिर रिकवरी एजेंट तक आएंगे वगैरह वगैरह। यही तो सब गांव में भी होता है। अगर आप 3 लाख के लिए आपने बैंक ने 3 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए किसी की 50 लाख की गिरवी भी रख ली जमीन, तब भी तो वो चीज़ें आगे आने वाले दिनों में होती है कि भाई टाइम पे पैसा जमा करो, दबाव आएगा, ये सब चीज़ होगा बैंक की तरफ से। तो भाई किसान के बीच और एक जेंटलमैन के बीच इतना फ़र्क क्यों? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जेंटलमैन, मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी तरह या मेरे मतलब कितने लाखों में लोग हैं जो बैंकों का पैसा ले लेकर अपने छोटे मोटे कंपनियां लगाई, फैक्ट्रियां लगाई, और उसके बदले बहुत बड़ा कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, और जितना गिरवी रखी उससे कई गुना वैल्यू की जो है उसने लोन उठाए और बैंकों ने लोन दिए। और आपके सामने है विजय माल्या है, नीरव मोदी है, बहुत सारे नाम आपके सामने हैं जिन्होंने कई कई हजार करोड़ रुपए का चूना लगाया बैंकों को और लेकर चले गए। तो फिर जब हमारी जो नीतियां हैं सरकार की वो कृषि आधारित नीतियां हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए हैं, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है, तो फिर किसानों के साथ जो नीतियां बनाते वक्त और उनको इंप्लीमेंट करते वक्त इतना कठोर रवैया क्यों? कि आप उसको 3 लाख रुपया दे रहे हैं, इतने प्रोसेसिंग, इतने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के बाद, इतनी फाइल चार्ज के बाद, इतने उसको चक्कर कटाने के बाद, और उसके बाद भी उसकी सारी जमीन गिरवी रख लेते हैं। 3 लाख के बदले आप उसकी कम से कम 30 लाख, 40-50 लाख तक की जमीन गिरवी रखते हैं, और वो भी फिर 7% पर उसको लोन देते हैं अगर वो टाइम पर नहीं दे पाए, क्योंकि किसान व्यक्ति जो है बेचारा, उसका हर महीने और हर दिन तो उसकी कोई इनकम नहीं होती। उसका काम पूरी तरह से कृषि आधारित जो है वो जलवायु पर आधारित है। अगर फसल सही हो गई तो उसके घर में रोशनी है, दिवाली है। अगर फसल नहीं हुई या फसल मर गई या कोई और समस्या आ गई, ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, ज़्यादा बरसात हो गई, बरसात बिल्कुल नहीं हुई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, लू से फसलें खराब हो गई, ऐसी कोई भी इवेंचुअलिटी होगी, कोई ऐसी बात होगी तो उसकी फसल मर जाएगी। उसके पास तो और कोई जरिया नहीं है इनकम का, तो वो बैंकों का टाइम पर पैसा नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब वो बैंकों का पैसा नहीं दे पाएगा टाइम पर, तो इसका मतलब है कि वो मजबूर है, क्योंकि उसको तो बेचारे को डर लगता है। वो बाकी जो जेंटलमैन है उनकी तरह भगोड़ा नहीं होता, वो गाँव में रहता है, उसका बेचारे का परिवार है, रिश्तेदार है, सामाजिक उसका एक दायरा है, जो उसका जो सोसाइटी है में नाम है, वो अपने उस नाम के चक्कर में बेचारा वापस भी करेगा, तंग होगा, सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर जो मेरा सबमिशन है वो यही है कि एक किसान जिसका सब कुछ आपने गिरवी रखा, सिर्फ 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया और उसके लिए उसको धक्के खिलाए, और वो बेचारा टाइम पर देता भी है, नहीं देता तो उसको 7% का ब्याज लगता है, और उसके बाद भी मतलब उसकी स्थिति नहीं सुधरती है। और दूसरी तरफ जिन जेंटलमैन की मैं बात कर रहा हूँ, उन मैं तो अपने एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 लाख की बात है। वो अलग बात है, मैं 4-5 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड बैंक को क्लोज करा दिया, ब्लॉक किया, और मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये लिया था। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपको दी गई है तो आप उसका अनजाने में दुरुपयोग कर बैठते हैं, या फिर आप ही के क्रेडिट कार्ड का कुछ और लोग दुरुपयोग कर सकते हैं अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो एक रिस्की मामला है। लेकिन एक फैसिलिटी है जो बैंक दे रहा है, जो आपका कुछ भी गिरवी नहीं रख रहा, और आपको 5 लाख रुपया, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया 5 लाख रुपये का। जब मैं मेरे जैसा एक आम आदमी जो रिटायर्ड पर्सन है उसको 5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कितना पैसे का क्रेडिट कार्ड बिना उनकी कोई चीज़ गिरवी रख के मिल सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद वो पैसा दे या ना दे, चक्कर कटवाए बैंक को, कुछ करो, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यवहारिकता के आधार पर जो नीतियाँ बने, और ख़ासकर जो बड़े बड़े लोग सरकार से कलेक्ट्रल फ्री, बिल्कुल जब बिना कुछ गिरवी रखे उनको लोन दे दिया जाता है और वो टाइम पर नहीं देते और वो भाग जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं या देश में छिपे रहते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। किसानों के प्रति लचीला रवैया होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मैंने चिल्लाते हुए देखे हैं कि जी किसानों का लोन माफ़ कर दिया, या किसानों का जो इंटरेस्ट है वो तो कम है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। अरे थोड़ा सा ईमानदारी अपने दिमाग में बैठा कर सोचें। किसान की जो ज़िंदगी है बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है। हम चूँकि ग्रामीण परिवेश से आए हैं,
भले ही हम कुछ दिनों से या कुछ सालों से शहरों में अपना निवास किया है, चाहे वो सर्विस की वजह से या रिटायरमेंट के बाद, लेकिन सच्चाई यही है, जो हमारा भारतीय किसान है वो दरिद्रता ज़्यादा है वहाँ पर, ज़्यादा लोग गरीब हैं, सब लोगों के पास संसाधन नहीं है। छोटे तबके के भी किसान हैं, उनके पास ज़मीनें कम हैं, उनके पास कोई आय के दूसरे साधन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार को बिल्कुल एक अच्छा मन बनाकर स्कीम बनानी भी चाहिए, प्लस उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी नीतियाँ सही होनी चाहिए। और जो लोग अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड हो या उससे संबंधित दूसरी चीज़ों, किसान सम्मान निधि योजना के मामले में मैंने देखा है, ये सारी चीज़ों में अभी भी भ्रष्टाचार अगर चल रहा है तो ये हमारे देश की बदकिस्मती है। क्योंकि भारत सरकार ने तो सिंपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी का एक जो एक चीज़ थी वो सबके सामने ला दी और उसके ऊपर वो काम भी कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक पुराने मित्र जिनको जो किसान हैं और उनको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा था, मैंने उनसे पूछा बातों बातों में कि भाई तुम लोगों को तो अभी 2-2 हज़ार रुपया मिल ही रहा होगा। बोले नहीं जी मिल नहीं रहा है। मैं बोला क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है। बोलता जी हमने तो पेपर दिए हैं जो, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, बार बार पेपर दे रहे, हमारा नाम ही नहीं आ रहा। तो आप देखिए कि किसान जिसके पास एक्चुअल में ज़मीन है, जो किसान है, जो भारत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना, 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार मिलेंगे, 6 हज़ार रुपये साल के, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। वो अलग बात है कि हमने बाद में उस मामले में क्या किया सॉर्ट आउट करने के लिए और चीज़ें सही करने के लिए, वो वाला एक मामला है। लेकिन ये सच्चाई है, किसान सम्मान निधि योजना जैसी जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और एक बार आपका नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसी सुविधाएं भी अभी हमारा बेचारा किसान पूरी तरह से नहीं ले पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड को और थोड़ा अच्छी सोच के साथ कुछ सुविधाएं देने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो जेंटलमैन लोग हैं, जो, मैं ये नहीं बोलता कि सभी जेंटलमैन ख़राब हैं या सभी शहरी लोग ख़राब, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूँ कि किसानों के प्रति और मानवीय दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए ये एग्जांपल दिया आपको कि किसान के क्रेडिट कार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो बैंकों के द्वारा उसको एक परेशान करने वाली चीज़ जो है, या फिर कह लीजिए कि ब्लैकमेल, यस, आई वुड लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल इसलिए कहूँगा कि उसको 3 लाख रुपए चाहिए, बेचारा किसी महाजन के पास जाएगा तो 5 रुपया सैकड़ा में पैसा लेगा, 4% में पैसा लेगा, 3% मिलेगा। लेकिन यहाँ भारत सरकार ने एक अच्छी योजना उसके लिए बनाई कि तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 4% में ब्याज पे पैसा मिलेगा। सोसाइटी के जरिए तो और भी अच्छा है, लेकिन आपको समय पर पैसा देना होगा। ऐसे में अगर उसके लिए हम उसकी सारी की सारी ज़मीन को बंधक बना लेते हैं तो क्या ये सही है? और यहाँ एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है। भारत सरकार का ये मानना है कि किसी की क्रेडिट रिपोर्ट आम ना की जाए। मतलब आपने किसी बैंक से कितना लोन लिया है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना आपके ऊपर देनदारी है, ये सीक्रेट रखने की एक नीति है सरकार की। अब सोचिए, एक तरफ तो आप आम दूसरे लोगों की क्रेडिट लेने की जो चीज़ें हैं, कितना उधार है उसके ऊपर, कितना कर्जा है, किस बैंक से है, कब लिया था, वगैरह वगैरह, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट, वे सब आप गुप्त रखते हैं। ये एक नीति है। और दूसरी तरफ आप हमारे किसान के बारे में देखिए। किसान जब कोई लोन लेता है तो उस लोन को जो रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं भूलेख के जरिए, उस भूलेख का रिकॉर्ड कोई भी कहीं से भी देख सकता है। यहाँ मैं इस बात को और एक तरीके से रखना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि कुछ दिन पहले, करीब 4 या 5 साल पहले, मेरे पास एक परिचित आया। उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला है अपनी लड़की के लिए। साथ ही साथ उसने कहा कि लड़के वालों के पास 22.5 बीघे के आसपास ज़मीन है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ज़मीन भी अच्छी है, लड़का भी छोटा मोटा कोई काम कर रहा था। तो मैंने खुश होकर कहा बहुत अच्छी बात है भाई, शुभकामनाएं आपको। बोलता जी हाँ अच्छी बात है, 22.5 बीघे अकेले नाम पर होना मैं समझता हूँ आज के युग में ठीक है, कोई कम ज़मीन नहीं है। और वो बेचारा बहुत खुश था। लेकिन चूंकि वो मेरा अंतरंग मित्र था, दोस्त था, तो मैंने उससे एक बात पूछी
कि भाई और कोई बात आप बताना चाह रहे हैं लड़के के बारे में? बोलते ना जी और तो कोई बात नहीं, बस ये एक लड़का अच्छा मिल गया। मगर चलो बड़ी खुशी की बात है। तो उसके बाद मैंने उनसे उसके लड़के के बाप का नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, तहसील का नाम पूछा और उसकी वो डिटेल ली जो उसकी एक्चुअल डिटेल थी। डिटेल लेने के बाद मैंने ऑनलाइन गया, इंटरनेट के थ्रू मैंने ये चेक किया कि एक्चुअली उसके पास 22.5 बीघे ज़मीन है भी या नहीं, या कहीं ऐसा तो ना मेरे दोस्त को एक धोखा हो रहा हो, पर कल बेचारी लड़की परेशान हो वगैरह वगैरह। तो जब मैंने ऑनलाइन चीज़ें चेक की तो बड़े दुख की बात है कि उसके सामने झूठ बोला गया था। उस बंदे के पास 5 बीघे ज़मीन थी और उस 5 बीघे के बजाय उसने उसको 22.5 बीघे ज़मीन बताया। और आपको पता है कि गांव में कई बार नहीं पता चलता सही चीज़ों का, जो बता दिया उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। वैसे भी जो हमारे ग्रामीण किसान हैं बेचारे, उनके पास और भी बहुत सारे धंधे हैं, काम धंधे हैं। तो वो खुश था 22.5 बीघे ज़मीन वाला लड़का मिल रहा है, लेकिन पता चला कि उसके पास 5 बीघे से भी कम ज़मीन है। मैंने उसको वो सच्चाई बताई इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप रिश्ता करें तो ये सोच कर करें कि आप 5 बीघे ज़मीन वाले किसान के साथ रिश्ता कर रहे हैं। बहुत बड़ी उम्मीदें बांध कर ना करें कि 22.5 बीघे ज़मीन है। तो दोस्तों ये इंटरनेट का कमाल है। साथ ही साथ जब मैं उसका रिकॉर्ड देखा तो मैंने पाया कि उसके पास कुछ लोन भी है। और वो लोन का मुझे कैसे पता चला दोस्तों? क्योंकि जब आप निकलवाते हैं, इंटरनेट से चीज़ें निकालते हैं, तो भारत सरकार के उन्हीं बैंकों ने, जिन बैंकों ने दूसरे आम लोगों के लिए पॉलिसी बना रखी है कि आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है, आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, आपके जो लोन लिए हुए चीज़ें हैं, वे किसी के सामने नहीं बताए जाएंगे। जब तक उनको टेलीफोन पर भी आप पूछेंगे और उनमें आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश ना कर लें, तब तक किसी दूसरे व्यक्ति की लोन की जानकारी देने का प्रावधान नहीं है। ये गुप्त जानकारियाँ मानी जाती हैं। लेकिन एक तरफ हमारा भारतीय किसान है जिसने बेचारे ने अगर 2 लाख रुपया लोन ले लिया तो उसका 2 लाख रुपया उसके कागजों में चढ़ गया। क्यों चढ़ गया, क्यों चाहते हैं बैंक चढ़ाना, वो एक अलग मामला है। उसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बैंक ये सोचते हैं कि अगर एक बार रिकॉर्ड में नाम चढ़ने के बाद, लोन देने के बाद उसका लोन चढ़ा दिया, तो वही आदमी पेपर दोबारा निकलवा कर दूसरे बैंक से लोन ना ले ले। और चूंकि उसकी ज़मीन हमारे पास गिरवी है, पर ऐसा ना हो कि वो 2-2 लाख करके 10 बैंकों से लोन ले ले। तो इसलिए वो उस रिकॉर्ड में उनका लोन चढ़ाते हैं, ताकि अगर वो दोबारा निकलवाएगा अपने कागज़, तो जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक वालों को पता चल जाएगा इसमें तो पहले से लोन चढ़ा हुआ है। तो ये एक कारण है। इसका कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि बैंकों को भी नुकसान ना हो, लेकिन एक किसान की भी जो सामाजिक स्थिति है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि दोस्तों ये अभी ओपन में है। एक तरफ भारत सरकार और राज्य सरकारों की ये जो योजना है बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जो नीति है, बैंकिंग नीति, उसके चलते किसी आम इंसान की आप क्रेडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसने कितना लोन लिया, किस बैंक से लोन लिया, कितना उसके ऊपर कर्जा है, ये नहीं बता सकते क्योंकि ये गुप्त जानकारी है। दूसरी तरफ एक किसान आदमी जिसने बेचारे ने 2 लाख रुपया ले लिया, उसकी जानकारी उसके इन लॉज, जो उसके बच्चे जहां शादी होने वाली है, उनको पता चल सकती है, किसी को भी पता चल सकती है, कोई भी पता कर सकता है कि इस आदमी ने अपनी ज़मीन पर कितना लोन लिया था या कितना लोन इसके ऊपर है। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर बार सहने के लिए बेचारा किसान ही क्यों, क्या उसकी कोई सामाजिक सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है? क्या उसका कोई अपना आत्मसम्मान नहीं है? तो अगर एक शहर में रहने वाले व्यक्ति का आत्मसम्मान है कि जिसकी आप क्रेडिट रिपोर्ट और लोन की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, गुनाह है, क्राइम है, तो फिर किसान के साथ ऐसा भेदभाव क्यों भाई? किसान की भी तो अपनी एक ज़िंदगी है। वो भी अपने बच्चों की शादी करने के लिए लड़का और लड़की ढूंढता फिरता है। और जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं उनके सामने अगर एक उसकी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी, तो ये भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना। तो उसका भी सामाजिक दृष्टि से उसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे मन में थी, आप लोगों को शेयर करना मैं करना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ भले ही वीडियो लंबी हो जाए, मैं कुछ और चीज़ों पे भी आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यू आर नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी, लेकिन आप आवाज़ उठाने वाले लोग हो सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें इसलिए लेकर आ रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों के अंदर, जिसके अंदर पहले से अवेयरनेस है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को जानकारी की कमी है उनको जानकारी मिले और वो भी सजग हों, सक्रिय हों और अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करें सही तरीके से। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप तोड़ फोड़ करें, आंदोलन करें और रास्ता जाम करें। आप सही तरीके से भी बातें रख सकते हैं। वो तो एक लास्ट रिसोर्ट है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही तो धरना दे, प्रदर्शन करें।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि किसानों के साथ ये भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए। जब उनकी सारी जमीन को आप गिरवी रख लेते हैं उनको 3 लाख रुपए लोन देने के लिए, तो फिर ये कहाँ की इंसानियत है। साथ ही साथ एक दूसरे आदमी के आपके क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसको ओपन नहीं करते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करते किसी तीसरे आदमी के सामने। दूसरी तरफ किसान की पूरी जमीन पर कितना लोन लिया हुआ है वो सबको पता चल जाता है जब उसकी रिपोर्ट निकालते हैं भूलेख के थ्रू। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, किसान की ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में ज़रूर सोचें। वो गांव में रहने वाला इंसान है, उसके बच्चों को वो शिक्षा का स्तर भी नहीं मिल पाता जो हम शहरी लोगों को उपलब्ध है। तो उनके बारे में थोड़ा ज़रूर सोचें, क्योंकि मैं देखता ये हूँ कि ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत जो अनुमान है उसके हिसाब से पूरा परिवार खेती के काम में लगा रहता है किसान का। उसके बाद उसकी फसल आती है, जब फसल का दाम मिलने का टाइम आता है तो उसको मंडियों में लेके जाना पड़ता है। कुछ चीज़ों का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों ने फिक्स किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी सब्जियों के तौर पर मंडियों में जाकर उसको बेचना पड़ता है। वहाँ पर उसको मंडी शुल्क देना होता है, और जो तकलीफ़ होती है वो अलग, उसका वहाँ पर शोषण होता है। शोषण वर्ड मैं इसलिए यूज़ करूँगा, जिस इंसान ने पूरी मेहनत करके, जितना पैसा लगा करके, बैंकों से लोन ले ले करके, पूरा परिवार उसमें खपा करके कुछ फसल पैदा की, कोई सब्जी पैदा की, जब वो मंडी में जाएगा तो उसको मंडी में सही रेट नहीं मिलते। वहाँ पर उसको जो उस इतने लंबे टाइम तक उसने मेहनत की उसका सही पैसा नहीं मिलता। और वही मंडी से निकलने के बाद 5 रुपये किलो वाला टमाटर जब हमें मार्केट में ओपन में 10 रुपये किलो मिल रहा था, यानी कि एक ही दिन में डबल। वहाँ वो किसान इतने महीनों से लगा हुआ है, उसको उसकी फसल का ही सही दाम नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ मंडी में रखने के बाद, मंडी से निकलने के बाद कॉलोनी में पहुंचने पर उसी टमाटर की कीमत डबल। वही टमाटर जो आई थिंक ये 4 महीने पहली बात है, अभी मैं आज जो बात कर रहा हूँ आपसे ये अगस्त का मिड अगस्त है, और ये मुझे लगता है 4 महीने पहली बात है जब हमने देखा कि कॉलोनियों के अंदर 5-5 रुपये वाला टमाटर जो मंडियों से लाते थे वो 10 रुपये में मिलता था। तो वही 10 रुपये वाला टमाटर अभी 70 और 80 रुपये किलो मिल रहा है। वही किसान जब अपनी मंडी में लाता भी होगा तो बेचारा 30 रुपया 35 रुपये किलो में बेचता होगा। तो ऐसा क्या है कि पूरा लंबे टाइम तक एक किसान मेहनत करता है, सब्जी उगाता है, और जब वो मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसको वो सही रेट नहीं मिलते, और मंडी से निकलते ही उसका के रेट डबल हो जाता है। तो ये जो इतना बीच का जो कमीशन खोरी है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसी चीज़ें रखी जाएं, ऐसी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं जिससे किसान को कम से कम नुकसान हो। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट जो उसका माल है वो बेचने के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब ये 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की कोविड के चलते सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं फेसबुक पर मेरी एक पोस्ट मैंने डाली हुई है। उस पोस्ट में मैंने वो लेटर जो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा था, और उसमें मैंने एक जनमानस के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर किसानों के बारे में कुछ चीज़ें रखी थी, और ये रिक्वेस्ट की थी कि इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देकर किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसमें इसमें सुधार हो। तो दोस्तों, आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मेरी वो चीज़ें देख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज था उसको अनाउंस होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर रखी थी, और वो डिटेल्स आज भी मेरे फेसबुक पेज पर अवेलेबल है। बाद में राहत पैकेज अनाउंस हुआ, और मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि शायद हमारा ये दोस्त ओम सिंह फेक रहा है। मैं फेक नहीं रहा हूं दोस्तों, पूरे प्रूफ के साथ आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और मेरे उस लेटर के कंटेंट चेक कर सकते हैं जो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था। और लिखने के बाद मैंने आप सब दोस्तों के लिए वो फेसबुक पेज पर अपने पब्लिश भी किया था। उसमें मैंने कुछ चीज़ों के बारे में मांग की थी, प्रधानमंत्री कार्यालय को रिक्वेस्ट किया था। मैं नहीं कहता कि मेरे ही लेटर के कंटेंट्स के ऊपर विचार करके प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो सब किया जो बाद में पता चला पब्लिक को, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने भी जो चीज़ें भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री कार्यालय उसको लिखी थी उन पर विचार किया गया है। चाहे वो विचार उनके अंदर से आया हो, चाहे वो विचार मेरे लेटर को पढ़ने के बाद आया हो, मैं इस बात पर कोई घमंड नहीं करना चाहता।
हाँ, सच हमेशा सच रहता है। आप जाएं फेसबुक पेज पर मेरी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि 20,000 करोड़ के राहत पैकेज से पहले मैंने वो लेटर लिखने के बाद फेसबुक पेज पर डाला हुआ है। उस लेटर में मैंने कुछ चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की थी। मुझे लगता है कि भारतीय किसान जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है अपने खेत की जो उपज है, खासकर जो जिनकी सेल्फ लाइफ कम है, जिन प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस है उसके, जो उसकी फसलें हैं जिनकी सेल्फ लाइफ मतलब ख़राब होने जल्दी ख़राब होती है, उनके बारे में वो सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। आप सोचिए, एक किसान के पास अभी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं तो वो सोचता है कि सिर्फ गेहूँ, धान और जो बाकी जो बड़ी फसलें हैं, गन्ना वगैरह लगाकर उसका गुजारा नहीं चलता। तो बेचारा मान लिया जो सब्जियां हैं उनकी तरफ, फूल फलवारी है उसकी तरफ जाता है। तो ये जो फ्लोरिकल्चर है और वेजिटेबल उगाने की बात है, तो ये जो प्रोड्यूस है, ये जो उत्पादन है उसके, ये जो फसलें हैं, इनकी जो सेल्फ लाइफ है वे जल्दी ख़राब होती हैं। सब्जी हैं बहुत जल्दी ख़राब होंगी अगर टाइम पर उनको सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो भी जल्दी ख़राब होंगे। तो मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय को ये एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें मैंने कुछ जो पॉइंट रखे थे, उनमें एक ये था कि हमारे किसानों के गांव जो हैं उनके आसपास में क्लस्टर मंडी का निर्माण होना चाहिए। क्लस्टर मंडी जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पर मैं बात अगर अपने गांव की करूं, मैं रहने वाला हूं गांव भारी, जिला सहारनपुर का। तो भारी गांव से अगर किसी ने, भारी में रहने वाले किसान ने सब्जियां उगाई हैं या फूल उगाए हैं, तो उसको अपने फूल और सब्जी जैसे प्रोड्यूस को लेकर बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है जब वो मंडी में पहुंचता है। तो इतना दूर जाने में जो खर्चा होता है, जाने और आने का खर्चा होता है, कुछ ऐसा हो कि 3 4 5 गांव के पास में एक क्लस्टर मंडी का निर्माण कर दिया जाए और उस क्लस्टर मंडी जहां पर वो अपने प्रोड्यूस बेच सकता है किसान, उसको दूर ना जाना पड़े, उसके पास समय की बचत हो, आसपास ही उसका सामान बिक जाए और उसको सही कीमत भी मिल जाए। ऐसा एक कुछ क्लस्टर मंडीज का मैंने जो प्रस्ताव रखा था भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, और ये भी कहा था कि इन क्लस्टर मंडीज का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो सिविल कंपनियों, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हाथ में हो, सिविल प्रबंधन हो। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ सरकारी प्रबंधन का मामला है वहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। करप्शन भी एक दूसरा पहलू है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट की थी कि इन क्लस्टर मंडीज के अंदर मंडी समिति टैक्स ना हो। मैं रिपीट करता हूँ, मंडी समिति टैक्स ना हो, किसानों को इस मंडी समिति टैक्स से छूट हो। तो इस पॉइंट के ऊपर आप सबने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर भारत सरकार ने काफ़ी विचार किया और मंडी समिति टैक्स के बारे में और क्लस्टर मंडीज बनाने के बारे में उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था या जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसमें इसका जिक्र किया और इस तरफ कार्य किया जाएगा। दूसरा मेरा एक निवेदन थी सरकार के सामने जो मैंने रखी थी उसी पत्र में, ये था कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है। कोल्ड स्टोरेज चेन की बात मैं जब करता हूँ, बड़े बड़े शहरों के अंदर कोल्ड स्टोर अवेलेबल है। आप देखिए गांव का किसान बेचारा, अगर उसको लगा, उसने जब फसलें पैदा की, उसको लगा कि यार इस बार आलू के और प्याज के रेट अच्छे मिलने के चांस हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी दूसरे कारणों के चलते, क्योंकि आपने देखा जो पिछले साल वाला आलू या प्याज होता था, मान लिया वो कम हो गया हिंदुस्तान में, तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी जनता के खाने का ध्यान रखते हुए विदेशों से मंगवा लिया वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आने वाली फसल के दाम जो उम्मीद कर रहा था किसान उसको न मिले। तो जो किसान बेचारा मेहनत करेगा इतने लंबे टाइम तक, इतना पैसा लगाएगा, पूंजी लगाकर, पूरा परिवार लगा रहेगा और वो सब फसल पैदा करेगा, पता चलेगा उसको कि उसकी किसान की जो फसल है उसके रेट सही नहीं है, तो वो इस उम्मीद में बैठेगा कि यार इसको मैं कहीं ऐसी जगह रख लूँ कोल्ड स्टोर वगैरह में, ताकि जब कुछ ठीक से रेट मिलेंगे तब इसको मार्केट में ले आऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ वो कोल्ड स्टोर चेन की उसको ज़रूरत होती है। वर्तमान में क्या है, गांव का किसान जो कई कई किलोमीटर दूर रहता है, वो बेचारा अगर अपने किसी सामान को, आलू को, किसी दूसरी चीज़ को कोल्ड स्टोर में रखना भी चाहता है तो उसके लिए उसको शहर में आना होगा। शहर में आना होगा, प्लस आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई, यही एक एक कारण है, यही एक फैक्टर है जो किसी भी चीज़ की कीमतों को का निर्धारण करता है। तो डिमांड और सप्लाई की मैं बात जब कर रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ कि जब आपके मेन शहरों में कोल्ड स्टोर होंगे और छोटे कस्बों में नहीं होंगे या गांव के आसपास नहीं होंगे, तो किसान को मजबूरी में अपने जो प्रोड्यूस हैं
अपनी जो फसलें हैं जिनको वो रोकना चाहता है, जो मजबूरी के कारण, क्योंकि उसने पैसे उसमें जो लागत है वो ज़्यादा लगा रखी है और उसको उसका सही दाम नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेचारे को? उसको गाड़ियों में भरकर या उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किराए पर लेकर उसको मेन शहर में जाना होगा, और वहाँ पर कोल्ड स्टोर चूँकि कम है तो कोल्ड स्टोर में रखना होगा। तो जो आने जाने का उसका किराया है बेचारे का, तेल फूका खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, वो एक उसको ये ऊपर भार है। साथ ही साथ उसका जब कोल्ड स्टोर, चूँकि आजकल नंबर ऑफ कोल्ड स्टोर्स कम है, और कमी होने के नाते मैं भी मेंशन किया आपके सामने कि डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल लागू होता है। अगर सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा है और डिमांड कम हो गई तो उसकी रेट गिर जाएगी, लेकिन उल्टे रूप में अगर डिमांड और सप्लाई में अंतर ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली उसके रेट निर्धारित होंगे। कोल्ड चेन जो है, कोल्ड स्टोर जो है कम है, इसलिए उसमें रखने की जो कीमत है, जो चार्ज देना होता है किसानों को, ज़्यादा देना होता है। तो दूसरा मेरा पॉइंट प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे गए पत्र में ये था कि हमारे क्लस्टर मंडीज के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज चेन होना चाहिए जो गांवों के आसपास स्थापित हो, और उसमें किसानों को कुछ छूट मिलनी चाहिए चीज़ों की, ताकि उसको जो उसका जो खर्चा है उसमें कमी आए। तो दोस्तों, आप सबने देखा भारत सरकार ने कोल्ड स्टोरेज चेन के बारे में विस्तृत एक स्टडी रखी, और उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोर चेन बनाने की ज़रूरत है, और ये काम भी आने वाले दिनों में किया जाएगा। इसके लिए एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि आगे आओ, हम आपको लोन देंगे, कोल्ड स्टोर चेन बनाइए आप, ताकि गांव के लोगों को उनके आसपास ही कोल्ड स्टोर मिल सके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया। मेरा जो पॉइंट था कि जो चार्जेज हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं किसान को, तो कोल्ड स्टोर तक सामान लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिइम्बर्स करेगी, यानी कि उसका जो खर्चा है वो वहन भारत सरकार करेगी। साथ ही साथ उसके जो कोल्ड स्टोर में रखने का जो चार्ज था उसमें भी कमी की है। तो ये जो सरकार की तरफ से 50% किया गया है चीज़ें, खर्चे, तो इससे एक किसान को बहुत राहत मिलेगी। तो यहाँ क्या था, दूसरे पॉइंट में ये था कि कोल्ड स्टोर की चेन हो, गांव के नज़दीक हो, उसमें खर्चे कुछ इस तरह से कम हों जिससे किसान को अपना सामान रखना पड़े तो उसको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। तो ऐसा हुआ है दोस्तों। कोल्ड स्टोरेज चेन भी बन रही है, अभी पाइपलाइन में है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट उसको लोन दे रही है और कह रही है कि चेन एस्टेब्लिश कीजिए कोल्ड स्टोर की। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लिया जाएगा किसानों से, और उसके चार्जेस भी कम कर दिए जो कोल्ड स्टोर के। तो ये एक अच्छा कदम है। इसी तरह मेरा एक और प्रपोजल था उसी लेटर में, ये था कि भारतीय किसान, चूँकि उनकी और कोई उनके पास आय का साधन नहीं होता, और एक कोरोना काल की वजह से वो बहुत समस्याओं में, बाकी सब की तरह वो भी बहुत समस्याओं में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गांव में कोरोना का प्रकोप कम था वहाँ के रहन सहन के हिसाब से, क्योंकि बेचारे गांव में ही रहते हैं ज़्यादातर, और शहर में ज़्यादा था। लेकिन फिर भी किसान तो अपना काम करता रहा है ना। लेकिन जो जिस बेचारे ने, किसान ने फसलों के रूप में अपनी वेजिटेबल लगाई थी, फूल लगाए थे, तो उनकी इस बार बहुत दुर्दशा हुई है। कोरोना काल में उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है किसानों को। तो उनकी सब्जियों के उनको सही रेट नहीं मिले, क्योंकि आपने देखा वही टमाटर जो आज 80 और 70 रुपये किलो है, उस टाइम पर किसानों ने 5 रुपये और 4 रुपये किलो बेचा है। तो इसके लिए मैंने भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 2 साल के लिए, मैं यहाँ लोन माफ़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्त, मैं फिर कहता हूँ, लोन माफ़ करना कोई सही तरीका नहीं है, कोई ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप उसको बिगाड़ रहे हैं, एक झूठी उम्मीद रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं किसान को। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसान का आप लोन माफ़ करें, बाकी सुविधाएं आप दें, लेकिन कम से कम इन 2 सालों के लिए, आने वाले 2 सालों के लिए मैंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि किसानों का इंटरेस्ट माफ़ कर दें, किसानों का इंटरेस्ट माफ़ कर दें। और दूसरा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 साल तक, कोरोना काल जो स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि मार्च में हुआ था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 साल का लोन का इंटरेस्ट माफ़ कर दें, ब्याज माफ़ कर दें, और 1 साल तक मोरेटोरियम दें। इस मोरेटोरियम का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने पिछले साल 1 अप्रैल को लोन लिया था और आप 30 मार्च तक उसको जमा कर देंगे, यानी 11 महीने 29 दिन में जमा कर देंगे, तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी।
पर चूंकि किसानों के पास इस टाइम पर पैसे की दिक्कत आई, क्योंकि उनकी फसलें सही रेट में नहीं गई, मंडियां बंद थी, मंडियों में लोग नहीं जा रहे थे, घर में कैद थे, वगैरह वगैरह, इन कारणों की वजह से उसको उसके फसलों का सही कीमत नहीं मिल पाई। तो ऐसे में बेचारा वो कहाँ से देगा, कहाँ से, उसकी भी तो आय पर फर्क पड़ा है ना, उसकी कोई फिक्स इनकम तो है नहीं। तो इसलिए मैंने भारत सरकार से उसी लेटर में, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे गए उसी लेटर में ये लिखा था, ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 2 साल तक, आने वाले 2 साल तक किसानों के हर तरह के लोन के ऊपर, मैं फिर रिपीट करता हूं, हर तरह के लोन के ऊपर, चाहे वो केसीसी का लोन हो, सोसाइटी के थ्रू लोन हो, या किसी यंत्र के ऊपर लोन हो, उसका जो ब्याज है 2 साल के लिए उसको माफ कर दीजिए। और साथ ही मैंने कहा था कि अगर किसी का ड्यू हो रहा है अभी लोन की अदायगी, तो उसको 1 साल का टाइम दे दीजिए कि उसी बेनिफिट के साथ जो उसके ऊपर लागू है, लोन की सब्सिडी का और इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी का 3% का, वही फायदा भले ही 1 साल पूरा हो चुका आपका अप्रैल में और आपको जमा करना था, आप नहीं कर पाए, उसको बढ़ाकर हम 1 साल और कर रहे हैं। आप उस 1 साल के बीच में अगर जमा कर दोगे तो आपको वो लोन सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी 3% की। तो ये तीसरी रिक्वेस्ट थी। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने चेक किया, आपको पता है सरकार ने 2 साल का इंटरेस्ट, तो सॉरी, इंटरेस्ट माफ नहीं किया, पूरी तरह से छोड़ दिया ये पॉइंट, लेकिन एक काम जरूर किया उन्होंने, जो रीपेमेंट साइकिल था किसानों का, बाकी लोगों को अभी भी किया है, मोरेटेरियम पीरियड दिया है सबको। आई थिंक इट वाज टिल 31 अगस्त, बाद में एक्सटेंड करने की बात थी, पता नहीं, मैं नोटिस नहीं कर पाया कि आगे एक्सटेंड किया या नहीं किया, बट स्टिल 31 अगस्त तक तो आपको टाइम दिया ही है सरकार ने। और ये चीज़ बैंकों के थ्रू थ्रू हुई और सबके ऊपर लागू हुई, किसानों के ऊपर भी लागू हुई। तो चलो पूरे साल का ना सही, कम से कम 31 अगस्त तक का तो मोरेटेरियम दिया सरकार ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने जो मन में विचार रख रहा हूँ, मुझे भी मालूम है कि वीडियो कोई प्रधानमंत्री कार्यालय और सेक्रेटरीट में तो जाने वाले नहीं हैं, हम दोस्तों के बीच में रहने वाली है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाने और अपना ज्ञान बढ़ाने से ये फ़ायदा है कि आपको उन चीज़ों का पता चलता है जो हो रही हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो चूंकि मुझे इन बातों का ध्यान था, इसलिए मैंने भारत सरकार के सामने अपनी ये चीज़ें एक लेटर के जरिए भेजी। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन चीज़ों पर कुछ ना कुछ, काफ़ी कुछ, बल्कि कहूँगा 75% मेरे जो प्रस्ताव थे उन पर, ये मुझे, मेरे लिए खुशी की बात है कि सरकार ने इस बात को माना। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप जो मेरे सामने बैठे जो इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग शायद हंसेंगे भी, उनको ये लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, या फिर उसमें जाने के बाद आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा, डेट चेक कीजिए किस डेट में मैंने वो लेटर लिखा था, कब मैंने फेसबुक पब्लिश किया था, और कब वो राहत पैकेज की घोषणा हुई थी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने उसमें डाला था जिस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो मेरा पॉइंट था, दोस्तों आप सहमत होंगे इस बात से। आप क्या सहमत होंगे दोस्तों, शहरी लोग भी सहमत होंगे, जो लोग मैच्योर इनफ हैं, जो जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि युग बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है, किसानों के प्रति काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में अच्छी भावनाएं पैदा हो रही है। तो दोस्तों मैं, जो अगला मेरा एक पॉइंट था वो ये था कि हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो राज्य वाइज, स्टेट वाइज सब लोगों के लिए एक जैसे हैं। मेरे कहने वाले, उत्तर प्रदेश में अगर सहारनपुर में कोई डीजल का रेट है या पेट्रोल का रेट है, तो लखनऊ में भी वही रेट है और पूरे राज्य में एक ही रेट है। इसी तरह हरियाणा में जो रेट है, वो हरियाणा के एक गांव में जो रेट मिलेगा उसको, एक कस्बे में रेट मिलेगा, वही रेट उसको दूसरे शहर में मिलेगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था सिर्फ कि देखिए, भारत सरकार को जो डीजल पड़ता है, जो खर्चा है डीजल का, उसको पड़ता है करीब 19 रुपया लीटर पे। यस, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये जानकारी नहीं हो सकती है, जिन लोगों को पता है वो इस बात से सहमत होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कच्चा तेल है उसकी कीमत पड़ती है उनको 19 रुपये के आसपास, 19 रुपया कुछ पैसा। अब आप ये सोचिए कि भारत सरकार ने, मैं यहाँ रुककर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, इसको बाकी पहले की सभी सरकारों से कार्य प्रणाली के आधार पर ज़्यादा अच्छा मानता हूँ।
और वर्तमान सरकार के जो सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी जी, और हमारे, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनको मैं इनका मैं कट्टर समर्थक हूँ। लेकिन कट्टर समर्थक होने का मतलब अंधभक्त होना नहीं होता दोस्तों। कुछ लोगों ने आजकल ये एक रवैया बना लिया है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनेता की हम तरफदारी करते हैं या किसी पार्टी के बारे में बात करते हैं, तो लोग हमको अंधभक्त का खिताब देने लगते हैं। ये इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है। तो मैं पहले मेंशन किया कि मैं योगी आदित्यनाथ जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका समर्थक हूँ। बट समर्थक होना और आलोचक होने में फ़र्क है। समर्थक हूँ, बट आलोचक बनना पड़े तो आलोचक भी बनूंगा। क्रिटिसिज्म कहीं करनी होगी तो करूँगा, क्योंकि एक स्वस्थ क्रिटिसिज्म, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, उससे सुधार होने की गुंजाइश होती है। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अगर कोई पॉलिसी है उसमें अगर कोई खामी आपको लगती है तो उस खामी को उजागर कर रहे हैं, तो ये विरोध करना नहीं हुआ, ये सिर्फ एक आलोचना हुई। आलोचना होनी चाहिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। वापिस आता हूँ कि जो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, तो डीजल का उदाहरण के तौर पर 1 लीटर की जो कीमत खर्चा पड़ता है सरकार का, वो पड़ता है करीब 19 रुपया। साथ ही साथ मैं बात बता देता हूँ आपको कि काफ़ी सालों से हमने हल्ला सुना है जीएसटी का। जीएसटी इसी वर्तमान सरकार ने लागू की, भले ही ये जो ब्रेन चाइल्ड था वो पहले वाली सरकार हुआ था, कांग्रेस के दिमाग की उपज थी, लेकिन वो कर नहीं पाई थी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। उनमें नहीं थी, इस सरकार में थी, इन्होंने कर दिया। लेकिन इस सरकार में थे, इन्होंने कर दिया का मतलब ये नहीं कि अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको आलोचक उसका जवाब ना दे। तो मैं भी आलोचना करूंगा कुछ चीज़ों की। मैं आलोचना करना चाह रहा हूं दोस्तों, जीएसटी सिस्टम के बाद अगर भारत में एक बड़े जोश और से एक नारा लगाया गया और उसमें कहा गया था कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बड़ा अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, ऐसा होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जब हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, तो फिर सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो भी चीज़ें बिकेंगी उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ टैक्स जो है फिक्स कर दिया जाए, जीएसटी, और वो जीएसटी के दायरे में ही आनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने कि जीएसटी के अंदर बाकी सारी चीज़ों को तो रख दिया और उनके स्लैब बना दिए, किसी पे के ऊपर किसी कुछ चीज़ें ऐसी जिस पर 28% टैक्स लगेगा, किसी के ऊपर 12% लगेगा, किसी के ऊपर कम लगेगा 5% लगेगा, किसी के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, किसी के ऊपर 18% लगेगा। तो ये जो स्लैब बनाए हैं, पहली बात तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाई स्लैब है वो हमारे हैं। चलो ये भी एक बात अलग रखे, क्योंकि हमारे खर्चे भी कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप वन नेशन वन टैक्स कर रहे हो, एक देश एक टैक्स कर रहे हो, तो फिर कोई भी चीज़ अगर बिकेगी, उसको बेचने वाला चाहे कोई भी हो, वो जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। यहाँ पर भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, हम भारत सरकार को दोष नहीं दे सकते भाई दोस्तों, राज्य सरकारें भी बराबर की हिस्सेदार हैं इसमें, हल्ला कोई कितना मचा है, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उसके जो चीज़ें हैं, नीति जो है, उनमें काफ़ी असर होता है राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार के जरिए जीएसटी अगर लागू की गई है तो हर उस चीज़ के ऊपर लागू होनी चाहिए जो बिकती है हमारे देश के अंदर। तो फिर इसमें शराब को क्यों छोड़ा गया, जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? पेट्रोल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? साथ ही साथ डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में एक टैक्स और एक देश है, वन नेशन वन टैक्स है, तो सारी चीज़ों को जीएसटी में लाना जरूरी था। अब ये सोच मेरी जो है कि इनको बाहर क्यों रखा गया, पेट्रोल डीजल के को जीएसटी में क्यों नहीं रखा गया, जीएस और दारू को क्यों नहीं रखा गया, इसके पीछे सरकार की अलग मंशा थी। देखिए दोस्तों, उसका उदाहरण आपके सामने मैं रख देता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो जीएसटी का जो स्लैब है, जो जीएसटी की दरें हैं, वे 0 से लगाकर 28% है। अब सोचिए, जो अधिकतम स्लैब है वो 28% का है। अगर भारत सरकार को 1 लीटर डीजल 19 रुपये में पड़ता है और सरकार उसके ऊपर हाईएस्ट जीएसटी रेट भी लगाती 28% का, तो आप देख लीजिए कितना पड़ता, उसको सरकार को टैक्स कितना मिलता, और वो टैक्स भी आधा आधा बढ़ जाता फिर स्टेट और सेंटर के बीच में। उदाहरण के तौर पर 19 रुपया 20 रुपया लगा लीजिए, चलो अभी 19 रुपया कुछ पैसा है 1 लीटर डीजल की असली कीमत जो सरकार को पड़ती है, कॉस्ट प्राइस।
उस 19 या 20 रुपए के ऊपर 28% का अगर टैक्स लगाए तो 28 मतलब ये लगा लो आप 20 दूनी 40 मतलब कितना, तो 25 रुपये के आसपास ही पड़ रहा है जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है। तो अगर 25 रुपये टैक्स के साथ पड़ रहा है और वही डीजल अभी देखिए करीब 80 रुपये के आसपास बिक रहा है, तो ये जो फ़ायदा है ये कहीं किसी की जेब में नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की जेब में जा रहा है। ये फ़ायदा जो लिया जा रहा है देश के ही कामों में लग रहा है, ये अलग बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे अच्छा बनाया जा रहा है, डिफेंस फोर्सेज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, अच्छे हथियार खरीदे जा रहे हैं जिससे हमारे देश की रक्षा हो सके, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सारी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ख़राब काम हो रहे हैं, और वो पैसा गवर्नमेंट के पास अपनी कोई इनकम थोड़ा होती है अलग से, वो टैक्स ही होते हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कहता कि वो इतना पैसा ले रहे हैं, वो मतलब कहाँ जा रहे हैं वो अलग मामला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा, जिसमें डीजल, पेट्रोल और दारू भी है, शराब भी है, और इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस एक ही स्टिक से, एक ही लाठी से, एक ही उससे आप एक ही पैमाने से सबको नहीं नाप सकते। एक मर्सिडीज वाला बंदा है या फिर एक बड़ी दूसरी लंबी गाड़ी वाला बंदा है, एक डीजल गाड़ी जो महंगी आती है उसका बंदा है जो सड़कों पर चलाता है इंसान, बड़े पैसे वाले भी हैं, अमीर लोग हैं, उसको भी 1 लीटर डीजल उसी रेट में मिलेगा जो अपनी गाड़ी में डालने के बाद उसको एक्सप्रेसवे और सड़कों पर दौड़ाएगा, जिस रेट में किसान को अपना खेती में काम करने के लिए जहां बिजली नहीं है वहां अपना डीजल पंप चलाना है, जिससे वो पानी निकालेगा बोरवेल से, ट्रैक्टर चलाएगा, जुताई करेगा। तो जब एक किसान को अपना ये काम करने के लिए डीजल चाहिए तो उसको भी 80 रुपये में डीजल मिलेगा करीब, और एक बड़ी गाड़ी वाला जिसके पास महंगी डीजल से चलने वाली गाड़ी है उसको भी उसी रेट में मिलेगा। तो ये कहाँ का इंसानियत है दोस्तों। तो मेरी आलोचना इस बात से है कि ऐसा ना करके भारत सरकार को प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ सिर्फ ढोल पीटने से नहीं होगा, प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ अगर ध्यान देना है, किसानों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये वही किसान हैं जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं, तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट देने की ज़रूरत है। और जब मैं एडिशनल बेनिफिट की बात करता हूं तो मैं आज अभी जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, या स्पेशली डीजल की। आप पेट्रोल को छोड़ दीजिए, अलग साइड रखिए, मैं डीजल की भी अगर बात करूं तो वही डीजल एक किसान बेचारा जिसके पास 2 बीघे ज़मीन है या 5 बीघे ज़मीन है, 1 एकड़ भी नहीं है, उसको भी उसी रेट में 80 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। जब वो कस्बे में जाएगा, जाकर 10, 12, 15 किलोमीटर जाकर पेट्रोल पंप से, डीजल पंप से डीजल लेगा और फिर सीधा एकदम खेतों में जाएगा, गाँव में जाएगा, क्योंकि उसे तो अपना काम करना है। दूसरी तरफ उसी के आगे लगा हुआ या पीछे लगा हुआ पेट्रोल पंप लाइन में एक दूसरा व्यक्ति होगा जो अपनी गाड़ी में वही डीजल डलवाएगा, उतना ही पैसा देगा, और वो मौज मस्ती के लिए वो गाड़ी चलाएगा, तेज दौड़ाएगा, एक्सप्रेसवे पे जाएगा, और उसके पास महंगी गाड़ी है, उसके पास संसाधन भी है। तो आप एक ही पैमाने से कि एक बेचारे मजदूर किसान या जो गरीब किसान है उसको भी नाप रहे हैं, और उसी पैमाने से उस धनी व्यक्ति को भी नाप रहे हैं जिसके पास सारे संसाधन हैं। तो ये क्यों? ये गलत है। मैं यहाँ जीएसटी से बाहर रखा हुआ एक अलग मैटर है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि आपने एक सेंट्रल टैक्स लगाया, सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, जिसमें 10 रुपया आपने रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है डीजल के ऊपर। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ, आदित्य योगीनाथ जी का कट्टर समर्थक हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता। मुझे आलोचना करने का अधिकार है, अगर कोई चीज़ गलत है उसके ऊपर मुझे आलोचना करने का अधिकार है, नहीं तो स्वस्थ जो क्रिटिसिज्म है, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है वो नहीं होगी। और मुझे लोग अंधभक्त भी कहें, जो कि नहीं कहना चाहिए। तो भारत सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपको डीजल के रेट तय करने हैं तो आप सबके ऊपर जो सेम रेट रखा है वो नहीं होना चाहिए। किसान को सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए डीजल के ऊपर,
और उसका एक मैकेनिज्म आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, आप एक मैकेनिज्म बनाइए। आधार है आज आपके पास, एक बहुत बड़ा हथियार है। आप आधार के जरिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए, एक ऐसे एटीएम टाइप कार्ड टाइप दीजिए किसानों को, एक कोटा निर्धारित कीजिए, अंदाज एक कमेटी बनाकर कि एक किसान को एक महीने में कितना डीजल चाहिए, और उसका एक कोटा निर्धारित कीजिए, और उस कोटे तक का डीजल उसको सब्सिडाइज रेट पर दीजिए। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, वैसे तो मैं कहता हूं कि अगर जो जिस की कॉस्ट प्राइस डीजल की आपको 19 रुपये पड़ती है भारत सरकार को, उसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा टैक्स लेना ही नहीं चाहिए किसानों से। उनको तो हैवीली डिस्काउंट देना चाहिए। लेकिन और भी आप कुछ नहीं कर सकते, या और भी आप कुछ नहीं करना चाहते, तो कम से कम एक तर्क मेरा है जिसको आप काटिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत सिद्ध कीजिए। और जो मेरा तर्क है वो ये है कि हमारे भारत सरकार ने डीजल के ऊपर एक रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस नाम से 10 रुपये की बढ़ोतरी की हुई है। अब मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं, और आपके जरिए भारत सरकार के सामने भी, कि जब एक किसान बेचारा जो पहले से गरीब है, वो खेत से इसलिए भागेगा साइकिल लेकर या मोटरसाइकिल लेकर कि भाई वो शहर में जाएगा और पेट्रोल पंप के पास जाकर उसको थोड़ा सा पेट्रोल डलवाना है अपने मोटरसाइकिल में, ताकि इधर उधर भाग दौड़ में थोड़ा समय बच जाए, और वो डीजल डलवाना है उसको, तो डीजल की एक जरीकन लेके जाएगा, या फिर ट्रैक्टर लेके जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर अपने ट्रैक्टर में तेल डलवाएगा, और अपने डीजल पंप जो चलाना है जिससे उसको पानी देना है फसलों में, उसमें डालने के लिए थोड़ा डीजल साथ में रख के लेकर आ जाएगा एक जरीकन में। तो वो बेचारा सीधा जाएगा और अपने खेत में वापस आ जाएगा। तो वो कौन से एक्सप्रेस वे पे अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा है भाई? वो कौन से एक्सप्रेस वे पे या रोड के ऊपर जा रहा है अपना डीजल पंप लेकर, जिसके लिए उसको 10 रुपया एडिशनली अतिरिक्त रूप से खर्चा करना पड़ रहा है? तो आपने जो पैमाना बनाया है वही गलत है मेरे विचार से। जो किसान है उसको पहली मांग तो मेरी ये है, पहला सुझाव तो ये है कि किसानों को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है तो उनको प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। और अगर आप सच में किसानों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, दिखावे के लिए नहीं, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, अगर एक्चुअल में आप किसानों का भला सोचते हैं और करना चाहते हैं, तो मेरा ये पॉइंट जो है अपने दिमाग से सोचिए। और उसमें ये पॉइंट मेरा है कि आप 80 रुपये में जो 10 रुपये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया आपने, तो एक जो महंगी गाड़ियों वाला है जो डीजल की गाड़ी लेकर वो सड़क पर दौड़ेगा, वो तो बात अलग है, उसके लिए तो चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं कि 10 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना है। लेकिन उस किसान को बेचारे को 10 रुपया एक्स्ट्रा क्यों देना है, जो पेट्रोल डीजल लेकर सीधा अपने खेत के लिए वापस चला जाएगा? उसको तो बेचारे को कस्बे में आना भी इसलिए पड़ता है कि ताकि डीजल खरीद लूँ और वापस जाकर अपने खेत की जुताई करूँ। तो उसके ऊपर और भी कुछ नहीं, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, पहली बात तो होना तो चाहिए 19 रुपये की जो चीज़ आपको पड़ रही है तो आप 30 रुपये में बेच लीजिए, 35 रुपये में बेच दीजिए, किसान को 40 रुपये में बेच दीजिए, 50 रुपये में बेच दीजिए, 80 रुपये में तो मत बेचिए। और अगर फिर भी आप नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों का हवाला दे सकते हैं, देश में कोरोना चला है, बहुत पैसा चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ। लेकिन कम से कम जो गलत है वो तो गलत है ना। उस 80 रुपये के डीजल की कीमत में आपने 10 रुपये का रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी तो लगाया हुआ है ना। तो किसान के ऊपर वो लागू नहीं होता। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी ये बात जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि आप तो, आपके दिमाग में ये बात नहीं डाली गई होगी, आपका जो थिंक टैंक है उन्होंने ये बात नहीं रखी होगी, लेकिन मैं रख रहा हूँ, एक आम इंसान रख रहा हूँ कि किसान बेचारा गांव से निकलेगा, मोटरसाइकिल लेगा या ट्रैक्टर लेगा, पेट्रोल पंप पर आएगा, डीजल खरीदेगा, डीजल लेकर वो सीधा अपने खेत पर जाएगा, ताकि वो अपने गांव में जाकर अपने खेत पर जाकर अपना डीजल पंप चला सके और फसलों में पानी दे सके, खेत की जुताई कर सके। तो वो बेचारा अपने ट्रैक्टर को और डीजल पंप को लेकर कौन सा रोड के ऊपर गाड़ी दौड़ाता है भाई? तो उसके ऊपर ये कम से कम अगर आप बहुत ही कट्टर बन गए और आप नहीं चाहते किसानों को 40 रुपया या 35 रुपया 30 रुपया लीटर डीजल दिया जाए, तो कम से कम उसके ऊपर से जो अन्यायपूर्ण टैक्स है, यस आई वुड लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स, मैं ये कहना चाहूँगा दोबारा कि किसानों के ऊपर यह अन्यायपूर्ण टैक्स है। मेरे विचार से 10 रुपया आपको हटा देना चाहिए, जिसका नाम आपने रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस रखा है, उसको आप हटा दीजिए। आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि आधार कार्ड लिंकेज के थ्रू एक एटीएम टाइप कार्ड दिया जाए सभी किसानों को, और उनके अंदर एक कोटा निर्धारित किया जाए,
और जो भी रेट आप चाहें कि किसानों को सस्ते रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर डीजल मिलना चाहिए और इतनी लिमिट तक मिलना चाहिए, वो दीजिए। और अगर आप 30, 35, 40 रुपये नहीं भी देना चाहते, आप बराबरी रखना चाहते, तो कम से कम बराबरी फिर ईमानदारी से तो कीजिए। 10 रुपया तो हटाइए जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, यार इसने बम फोड़ा है कि 19 रुपया कीमत है डीजल की, और सरकार तो हमारे से करीब करीब 80 रुपया ले रही है, या 76 रुपये ले रही है, या 75 रुपये ले रही है, तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, इसमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में भारत सरकार के पास जाता है, कुछ पैसा राज्य सरकारों के पास जाता है वैट के रूप में, कुछ पैसा 2 रुपया, कुछ पैसा पर लीटर जो डीजल बेचने वाले पेट्रोल पंप हैं उनके पास कमीशन के रूप में जाता है। तो इस तरह से ये पैसा राज्य और केंद्र सरकारों प्लस डीजल पंप ऑपरेटर के पास जाता है। तो मेरे कुछ विचार थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विचार भी मैंने अपने उस लेटर में लिखे थे कि किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मेरे इस पॉइंट पर बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉइंट वैलिड है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, किसान अगर मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत हो ही नहीं सकता। क्योंकि होना क्या है, देखिए दोस्तों, घट कि हमारी जो ज़मीनें हैं वे तो घट ही रही हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ ही रही है, बहुत सारे अच्छे काम हो चुके हैं, बहुत सारे अच्छे काम होने बाकी हैं, सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसान की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधार करने की जल्दी ज़रूरत है। देर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पलायन की हम बात करते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। अरे भाई, पलायन क्यों नहीं होगा? जब आप देखेंगे कि इस गांव में कोई सुविधा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? वो पलायन ही होगा। चलो यहाँ मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने बहुत बार अखबारों में और टीवी चैनल्स पर खबरें पढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं मुंबई की बात करता हूँ, चूँकि मैं 14 साल मुंबई में रहा हूँ अपनी सर्विस के दौरान। वहाँ पर पवई एरिया है जहाँ पर हमें फ्लैट मिला हुआ था। पवई एक बहुत ही पॉश एरिया है, और ये पॉश एरिया है, पॉश एरिया 20-25 साल पहले था नहीं। 20-25 साल पहले ये एक गांव था पवई। जब गांव था तो उससे मिले हुए कुछ एरिए हैं जो बहुत बड़ा, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर फैला हुआ एक वन है, फॉरेस्ट है, और वहां पर टाइगर्स हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर चीते हैं, छोड़ा हुआ है सरकार ने, रखा हुआ है उनको चारों तरफ से बाउंड्री करके और सारी चीज़ें करके उनको संरक्षित रखा हुआ है। तो ये जो चीते हैं, जो टाइगर्स हैं, ये कभी कभी हम खबरें पढ़ते हैं कि बिल्डिंग के अहाते में घूम रहे थे, या जो आबादी की जगह है, रोड है, उनके ऊपर देखे गए। तो कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी तो आदत नहीं है शहरों में रहने की, वो तो जंगलों में निवास करने वाले प्राणी हैं। तो फिर वो वहाँ क्यों जाते हैं? उसका एक ही कारण है दोस्तों, उस वन के बीचों बीच एक सड़क निकाल दी गई। उस वन के बीचों बीच कुछ और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और कुछ कर दिए गए हैं। तो जो वन्य जीवी हैं, जिनकी जिंदगी उस जंगल में रहने के लिए थी और उनको वहाँ पर उनकी सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, वहाँ पर शिकारी नहीं जाते थे, जो वहाँ पर उपलब्ध चीज़ें थी, बड़ा शेर, क्योंकि कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो शेर भी खरगोश को खाता था, कुत्तों को खाता था, उसको भी तो खाने के लिए, क्योंकि वो मांसाहारी है तो उसको तो चाहिए, तो उसको वे चीज़ें, वो छोटे जानवर वहाँ उपलब्ध थे। लेकिन जब इंसान कुछ ज़्यादा दिमागदार बना और वो खुद उन एरियो में जाने लगा उन खरगोशों को पकड़ने के लिए, उन सूअर जो थे उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो उस एरिया से उन सूअर और खरगोशों को पकड़कर और उनका इस्तेमाल कर सकें। तो जो पहले से वन्य जीव वहाँ पर हैं, टाइगर हैं, जिनका वो खाना था, तो उनको खाने की कमी पड़ने लगी। जब खाने की कमी पड़ेगी
तो क्या करेंगे, आपस में कितना लड़ेंगे? एक खरगोश एक ने पकड़ लिया तो उसके लिए कई कई टाइगर आपस में लड़ेंगे। तो इसलिए अब वे करेंगे क्या? वे खाने की खोज में, भोजन की खोज में अपनी सीमाओं को लांघने लगे और वो बाहर के जो आबादी के इलाके हैं उनमें जाने लगे। यही कारण है कि पवई के कुछ एरिए में जो ये जो चीते वगैरह देखने की जो घटनाएं सामने आती रहती है, क्योंकि उनको वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिलती और वही चीज़ें कुत्ते और दूसरी चीज़ें खाने के लिए उनको चाहिए, वो बाहर आबादी के इलाकों में आते हैं। तो फिर किसी ने क्या ये सोचा है कि गांव का जो टाइगर है, मैं रिपीट करता हूँ, जो गांव के टाइगर हैं वे शहरों में क्यों पलायन कर रहे हैं? और जब मैं गांव के टाइगर्स की बात करता हूँ, मैं किसानों, किसानों के बच्चों और मजदूरों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उन टाइगर्स के लिए जो चीज़ें वहाँ उपलब्ध थी और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, उसमें कमी आ चुकी है। तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अपने पारिवारिक खर्चे कैसे निकालेंगे? जब मैं उनके संसाधनों की गांव में कमी की बात कर रहा हूं, तो उसकी तरफ मेरा इशारा है कि गांव में जितने लोग थे उनकी संख्या बढ़ चुकी है, परिवार बढ़ चुके हैं उनके। एक के दो हुए, दो के चार हुए, चार के आठ, इस तरह बढ़ रहा है परिवार। साथ ही साथ गांव फैलता जा रहा है बाहर की तरफ, आबादी बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है। इसी तरह हर परिवार के पास जितनी ज़मीनें थी वो ज़मीनों में कमी होती जा रही है। तो वे करेंगे क्या गांव में रहकर? वे शहर की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि आपने उनको वहाँ पर संसाधन नहीं दिए। संसाधन, अगर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं तो आर्टिफिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपने क्रिएट नहीं किया। जब मैं आर्टिफिशियल चीज़ों की बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपने उनको वो उद्योग धंधे, उनको नौकरी, उनके घर के आसपास, गांव के आसपास जो एमएसएमई के थ्रू आपको जो प्लांट एस्टेब्लिश करवाने चाहिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने की जो अभी बात चल रही है, बड़े जोर शोर से चल रही है, एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। वो होगा तो गांव के आसपास उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को वहीं पर काम मिलेगा, वहीं सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको डेयरी से रिलेटेड जो दूध के कारखाने हैं वो लगें आसपास, तो लोग फिर पलायन करेंगे क्यों? तो जो शहर पहले से ही ओवरबर्डन है उसके अंदर और मजबूरी में गांव के लोग क्यों आएंगे? तो इसलिए मेरा भारत सरकार से ये आग्रह है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। आप सभी दोस्तों से भी मेरे अपने विचार शेयर करने का मकसद यही था। और मैं आप लोगों के सामने एक और विनती रखना चाहता हूँ कि दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया एक ऐसे माध्यम है, पहले लोगों को नहीं पता चलता था कि हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे कोनों में क्या हो रहा है, आज पता चलता है। आज अगर अमेरिका में कोई घटना घटती है, भले ही आज वहाँ दिन और रात का फर्क हो, मतलब अगर हमारे यहाँ सुबह के 8 बजे हैं तो वहाँ रात के 8 बज रहे हैं, भले ही दिन और रात का फर्क हो, लेकिन घटनाएं लाइटनिंग स्पीड से, जिस तरह वो बिजली कड़कती है ना, इस स्पीड से बढ़ती है, ये फैलती है। अमेरिका में अभी अभी क्या हुआ वो यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान में, दुनिया के दूसरे कोने में अभी पता चल जाएगा। तो ये जो युग है वो क्रांति का युग है। आज आप अच्छी चीज़ों को रोक नहीं सकते, आप खराब चीज़ों को ज़्यादा लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको विरोध का काम सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की किसी पॉलिसी में अच्छी नीयत से भी कोई पॉलिसी लागू होगी और उसमें कोई खामी है, तो हम और आप जैसे ही आम लोगों का काम है उस खामियों की तरफ भारत सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करना, वो हमें करना चाहिए। और उसके माध्यम क्या है भाई? पढ़ने के लिए तो माध्यम है कि हमने अखबार पढ़ लिया, किसी ने लिखा था, संपादक ने, और हमने पढ़ लिया, उसको खबर लगी थी। लेकिन हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? उसके लिए हमारे पास कुछ साधन मौजूद हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। आप अपनी बात कहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जागरूक हैं तो। आपके पास इंटरनेट की आजकल सुविधा है ही, गांव हो या शहर, काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ सकते हैं, आदित्य योगीनाथ जी के कार्यालय से जुड़ सकते हैं, उनको अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले आपके सामने एक ही विकल्प होता था कि आपके गांव में किसी ने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया या किसी के भी साथ कोई भी गलत बर्ताव किया, आप पुलिस स्टेशन जाते थे, पुलिस चौकी जाते थे, तो आपकी पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं होती थी। आप एसडीएम के यहाँ जाते थे, आपकी सुनी नहीं जाती थी। ऐसी घटनाएं होती थी, हम सब जानते हैं। लेकिन ये क्रांति का युग है दोस्तों। मोबाइल क्रांति कह लीजिए, इंटरनेट क्रांति कह लीजिए, या आधुनिक जो सारी चीज़ें हैं उनकी क्रांति कह लीजिए। आज आप अपने घर बैठे बैठे कोई भी कंप्लेन भारत के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाने में सक्षम हैं।
आपके साथ कोई अनहोनी हुई है, आपके साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अन्याय की श्रेणी में आता है, तो आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लिखित शिकायत कर सकते हैं, जो पहले थाने में होती थी या एसडीएम के यहाँ जाकर आप देते थे। आज ज़माना बदल गया है और इस ज़माने को बदलने में हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उन्होंने चीज़ें लागू की है, उसी बात पर वापस आता हूँ कि जिस आधार की कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जब वो सेंटर में प्रधानमंत्री बने और उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया और उनकी सारी चीज़ों को बताया गया और समझाया गया, तो उनको समझ आया और ऐसा समझ आया कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्टेबिलिटी उनकी अच्छी है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उस आधार के बलबूते हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल दी। लोग जो विरोधी दलों में हैं उनको मेरी बात अखरेगी, क्योंकि वो सही भी नहीं सुनना चाहते वर्तमान सरकार के बारे में, लेकिन जो सच है वो सच है। आधार ने क्रांति ला दी दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि अब कमीशन खोरी कम हो चुकी है, पहले से ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा दोस्तों। क्या हम बदले हैं? आप झूठ बोल सकते हैं पर हम बदले नहीं हैं। बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बदले, पूरी तरह से नहीं बदल पाए हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं करप्शन खत्म हो जाएगा? खैर, ये एक अलग मुद्दा है। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास आज साधन हैं अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। मैंने भी अपने एक साधन का इस्तेमाल किया आप तक अपना संवाद स्थापित करने के लिए, और वो साधन है मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर अकाउंट और ये यूट्यूब वीडियो के जरिए मैं आपको अपने विचार बताता रहता। तो आप इन बातों से अवेयर हो जाइए कि देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने डीजल का एग्जांपल दिया, वो इसीलिए दिया क्योंकि एक किसान भी उसी रेट में डीजल खरीद रहा है और एक धनी आदमी भी उसी रेट में डीजल खरीद रहा है। तो ये तो गलत है ना। तो इसकी तरफ आप अवेयर होंगे तभी तो आप आवाज़ उठाएंगे, तभी अपने फेसबुक सोशल साइट पर अपने ये चीज़ें डालेंगे और तभी आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, क्योंकि ये क्रांति का युग है दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप गलत के खिलाफ बोलने की एक जो नेचर बनाइए, आदत बनाइए। भले ही आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, आप किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता के फॉलोवर हो, लेकिन राजनेता हो या घर का चौधरी, गलती सब कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में अपने चौधरी के द्वारा की हुई गलती के टाइम पर उसका साथ देते हैं, तो ज़रूर उसको अकेले में बैठकर ये एहसास भी कराने की एक क्षमता होनी चाहिए कि पापा, चाचा, दादा, जो भी रिश्ता हो, हम इस काम को अगर ऐसे ना करके इसमें थोड़ा सुधार करके ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल उसी लाइन पर सोचते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप और हम अपनी बात को, जो खामियां हैं सरकार की नीतियों में, उसको एक दूसरे से डिस्कस करें, सही प्लेटफॉर्म पर उसकी कंप्लेन करें। तो जैसा मैंने बताया कि पहले गांव में झगड़े होते थे, आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे, करना चाहते थे, लेकिन कई बार पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्र में हुए अपराधों की संख्या को कम दिखाने के चक्कर में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते थे। आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आप ऑनलाइन आइए, आपके अपना ऐप डालिए और जन सुनवाई केंद्र है, आप जी जो समस्या है उसको ऑनलाइन डाल दीजिए। वो प्रधानमंत्री के लिए है तो प्रधानमंत्री के ऐप के जरिए डालिए, उनको ट्विटर में के जरिए ट्वीट कीजिए। और अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण, तो उत्तर प्रदेश की जो जन सुनवाई जो साइट है उसके जरिए भेजिए, आपका विद इन ए वीक एक्शन होगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। वही लोग जो आपकी कंप्लेन नहीं लिखना चाहते थे, उनको भी लगेगा यार अगर इसने जन सुनवाई पोर्टल पर डाल दिया तो आपको रिप्लाई देने की बाध्यता है, यानी कि फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को जवाब देना होगा कि भाई अब तक क्या एक्शन लिया उस कार्रवाई पर, उस कंप्लेंट पर। तो अब चीज़ें बदल गई हैं और इन चीज़ों का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए अच्छे कामों के लिए, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे पता है, बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मेरे जो विचार हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी आपसे एक और विनती है कि मेरे विचारों को अच्छा लगे तो अच्छा बताएं, खराब लगे तो खराब बताएं, लेकिन मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें और अपने विचार मुझे पहुंचाएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या खराब लगी है। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिए, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी होगी, सिर्फ प्रेस करना होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिए। और साथ साथ मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपको कोई आर्थिक हानि नहीं होगी, लेकिन मुझे मदद मिलेगी। आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और मेरी सारी वीडियो आपके पास अपने आप पहुंचती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इतनी लंबी वीडियो बनाने और आपको ये
मजबूर करने के लिए कि आप मेरे लिए इतना अपना मोबाइल का डेटा ख़राब करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।